हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीड मंत्रा। आपका क्लास 12 का टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशंस चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। आज ये हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर है इस टॉपिक के ऊपर। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले थोड़ा क्विक रिकैप करते हैं, हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, क्या क्या समझ चुके हैं, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है जो आज हमको ज्वाइन किए हैं, देख रहे हैं, वो पहले हमारा प्रीवियस टॉपिक देख के आए, तभी आज का टॉपिक समझ में आएगा। तो एक बार दोबारा से पीछे जाते हैं, ये सीखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया ऑलरेडी। तो हमने पहले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है हमने वो सीखा, डिफरेंशियल इक्वेशंस और अलजेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, हमने वो सीखा है। उसके बाद हम गए थे ऑर्डर और डिग्री पे, ऑर्डर एंड डिग्री, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालते हैं हमने वो सीखा। इस पे एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है। दूसरा हमने कॉन्सेप्ट सीखा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या सीखा हमने? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। आपको सॉल्यूशन गिवन होगा, आपको उस सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। ये दूसरा तरीका था, दूसरा कॉन्सेप्ट था। ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 आए थे। टाइप 3 क्या था हमारा? एक टाइप आया था हमें वेरीफाई करने का, ये भी हमने सीखा था। इसमें क्या था? इसमें अपन को सॉल्यूशन भी गिवन थी, डिफरेंशियल इक्वेशन भी गिवन था, तो हमको वेरीफाई कराना था कि क्या ये सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का है कि नहीं है। तो ये तीसरा तरह का हमने क्वेश्चन किया था। चौथा जो भी हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशंस ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो हमारा अभी यही टॉपिक चल रहा है, सॉल्यूशंस ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो सॉल्यूशंस ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम कौन कौन से मेथड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम वेरिएबल सेपरेबल पढ़ लिया है, वेरिएबल सेपरेबल पढ़ चुके हैं। दूसरा होमोजीनियस पढ़ लिया है, ठीक है। दूसरा मेथड था हमारा होमोजीनियस मेथड, जो हम दोनों के ही हमने मेथड भी पढ़े। क्या डिफरेंस होता है मैंने आपको पहले भी बताया है। क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी, मेन आपको पहचानना है कि क्या ये मेथड क्वेश्चन है होमोजीनियस से सॉल्व होने वाला है, क्या ये वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व होने वाला है, क्या ये तीसरा मेथड जो कि आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लीनियर मेथड, क्या ये उससे सॉल्व होने वाला है। तो आपको पहले पहचान में आना चाहिए। अभी तो आपने जब आपने सिर्फ वेरिएबल सेपरेबल पढ़ा था तो आपके दिमाग में था खाली कि हाँ ये वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व होना है। उसके बाद आपने एक मेथड और पढ़ा होमोजीनियस, अब आप एक मेथड और पढ़ोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि क्योंकि तीनों मेथड को सॉल्व करने का तरीका अलग अलग है, तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि इस क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगाएं। इसलिए बहुत ध्यान से समझना कि तीनों मेथड में क्या डिफरेंस है, क्योंकि अल्टीमेटली सॉल्व इंटीग्रेट करके तुम आंसर सॉल्व करके ले आओगे, बट जो मेथड अप्रोच फॉलो करोगे वो कौन से मेथड से होगा वो इंपॉर्टेंट है। तो वेरिएबल सेपरेबल कर लिया था, होमोजीनियस कर लिया था। होमोजीनियस का एक सवाल और करेंगे, उसके बाद हम फिर लीनियर मेथड में जाएंगे। होमोजीनियस में हमने क्या पढ़ा था, एक बार क्विक रिकैप करते हैं होमोजीनियस का। होमोजीनियस हमने पढ़ा था कोई भी फंक्शन तुम्हारा है एफ ऑफ तुम्हारा y बाई एक्स फॉर्म या एफ ऑफ x बाई वाई फॉर्म, इस तरह से तुम उसमें कुछ भी ऑपरेशन ऐसा निकालो कि तुम y बाई एक्स बना लो, x बाई वाई बना लो, उसके अलावा और भी कोई भी एलिमेंट, कोई भी टर्म्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा लिखा हुआ है f of x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर अपॉन वाई बाई एक्स। अब यहाँ पे y बाई एक्स के अलावा और कोई भी टर्म नहीं है, या f ऑफ x f डैश x है, या इसको तुम चाहो तो dy बाई dx भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे y बाई एक्स के अलावा और कोई दूसरा टर्म नहीं है ना। अगर यहाँ x लिखा होता, सपोज करो ये x होता, तो ये तुम्हारी होमोजीनियस फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो होमोजीनियस फॉर्म के लिए ये बात ध्यान रखो कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे एक y बाई एक्स फॉर्म में ही प्रेजेंट होना चाहिए, दूसरा और कोई नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था। और फिर हमने ये पढ़ा था कि हमने y बाई एक्स को हम क्या मान लेते हैं, v पढ़ा था। y बाई एक्स को हमने क्या एज्यूम कर लिया, v, तो y क्या हो गया vx, तो dy बाई dx क्या हो गया, प्रोडक्ट रूल लगा दो, v प्लस x इंटू dv बाई dx। ये पढ़ा था हमने कि पहला काम क्या है, पहला काम पहचानना है क्या ये तुम्हारा
वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व हो रहा है कि होमोजीनियस से सॉल्व हो रहा है? पता चल गया होमोजीनियस से सॉल्व हो रहा है। ऐसा कुछ ऑपरेशन करो कि अंदर सिर्फ y/x वाले टर्म बचे और कुछ ना बचे। y/x बचे हैं, y/x को v मान लो और जो dy/dx टर्म है उसको इससे रिप्लेस कर दो और फिर आगे से नॉर्मल जैसे इंटीग्रेशन सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व कर लो। क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका लास्ट एक क्वेश्चन है उस पे करते हैं। एक बार रिकैप करा दिया मैंने कि होमोजीनियस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो लिखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है शो दैट फैमिली ऑफ कर्व फॉर विच slope of tangent at any point x comma y on it is x square plus y square upon 2xy is given by x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cx। ये हमारा क्वेश्चन है। पढ़ो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है शो दैट फैमिली ऑफ कर्व फॉर विच स्लोप एट एनी टेंजेंट एट एनी पॉइंट x, y ऑन इट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। तो पहली बात तो तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए कि जब भी कोई भी डिफरेंशियल तुम्हें करना क्या होता है, तुम्हें हम क्या पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशंस ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशंस के लिए तुम्हें क्वेश्चन में dy/dx इज इक्वल टू समथिंग गिवन होगा, उसके बाद तुम उसको सॉल्व करोगे। बट यहाँ तो ऐसा कुछ गिवन ही नहीं है। अब तक हर क्वेश्चन में तुम देख रहे थे कि तुमको कुछ ना कुछ dy/dx इज इक्वल टू कुछ ना कुछ समथिंग था, फिर उसके बाद तुम उसमें दिमाग लगा रहे थे कि इसमें वेरिएबल सेपरेबल लगाए कि होमोजीनियस लगाए। बट इसमें तो कुछ गिवन ही नहीं है कि यहाँ dy/dx क्या है। तो इनडायरेक्ट वे में तुमको dy/dx दिया है, जो इनडायरेक्ट वे क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। आपको पता होगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट कुछ नहीं, अल्टीमेटली dy/dx को ही कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा कोई भी कर्व है, ठीक है, इस कर्व पे ये टेंजेंट मान लो बनाया तुमने, ठीक है, तो ये टेंजेंट ही तुम्हारी कहलाती है dy/dx। मतलब कोई भी कर्व को अगर तुम एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो वो तुम्हारी स्लोप दे देती है, उसी स्लोप को हम कहते हैं dy/dx। ठीक है, जैसे तुम्हारा पैराबोला है ये, इस पे टेंजेंट तुमने ऐसे बनाया, ये तुम्हारा इसका dy/dx दे देगा। ठीक बात है। तो अल्टीमेटली तुमको इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना समझना है कि तुम्हें ये गिवन है, तुमको dy/dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, ये गिवन है। अब जिसको ये बात पता होगी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट को ही dy/dx कहते हैं, वो तुरंत ये स्टेप लिख लेगा। जिसको नहीं पता होगी वो थोड़ी देर कंफ्यूज रहेगा कि ये dy/dx तो इक्वल टू समथिंग तो गिवन ही नहीं है, तो ये क्या चीज दिया है। तो उस मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम dy/dx कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा, चलो यहाँ पे तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तुमको कि ये होमोजीनियस के अंदर, तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया कि सर ये होमोजीनियस से सॉल्व होगा। बट अभी वहां क्वेश्चन जब आया होगा तब आपको नहीं पता होगा कि क्या ये होमोजीनियस से सॉल्व होने वाला है, लीनियर से सॉल्व होने वाला है। तो कैसे हमारा दिमाग उस वक्त काम करेगा, तो पहले इसको हम ट्राई करते हैं वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करने का। क्या ये वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व होता है? ट्राई करो, ऐसा कुछ बनाओ कि dy के साथ सिर्फ y का टर्म रह जाए, dx के साथ सिर्फ x का टर्म रह जाए। बना पाओगे? यहाँ 2xy ले जाओगे, इधर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ भी करोगे नहीं बना पाओगे कि x के साथ dx के साथ सिर्फ x के एलिमेंट्स रहे, dy के साथ सिर्फ y के एलिमेंट्स रहे, तो वेरिएबल सेपरेबल नहीं लगेगा। अगले मेथड कौन सा है? होमोजीनियस। होमोजीनियस ट्राई करते हैं। होमोजीनियस के लिए मैंने आपको क्या बताया है, कुछ भी ऐसा करो कि अंदर तुम्हारा y/x और x/y फॉर्म रहे। तो एक काम करो, इधर से x स्क्वायर कॉमन ले लो, x स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस y/x का होल स्क्वायर अपॉन, यहां से क्या x स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा, y/x। सही बात है।
यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो बना y बाई एक्स, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो बना 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बना dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ y बाई एक्स। अब मुझे बात बताओ, यहाँ y बाई एक्स के अलावा और कोई टर्म है? ना ही x है ना ही y है, सिर्फ y बाई एक्स है, तो ये होमोजीनियस से सॉल्व हो सकता है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना आता है वेरी बताओ क्या ये होमोजीनियस है कि नहीं है, तो इतने में ही लिख दोगे द गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ y बाई एक्स, सो ये होमोजीनियस है। बट आपको आगे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका क्या था? y बाई एक्स को v मान लो, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू dv बाई डी एक्स, इधर क्या 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v। कोई डाउट इतने में? कुछ नहीं किया है, जो आपको बताया था, इसलिए ये क्वेश्चन कराने से पहले एक बार आपको दोबारा से रिवाइज करा दिया था कि हम क्या कैसे सॉल्व करते हैं होमोजीनियस को। y बाई एक्स को v माना, यहाँ पे v, यहाँ पे v, अब इस v को उधर ले जाओ, x इंटू dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस v। एलसीएम लो, क्या बनेगा 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बना x इंटू dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v, यही तो बना। v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर क्या होता है? माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v, इधर ये। अब फिर क्या काम करना है? अब फिर यहां से वेरिएबल सेपरेबल लगा दो। वेरिएबल सेपरेबल मतलब v के सारे टर्म्स dv के साथ, x के सारे टर्म्स x के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू dx बाई एक्स। बन गया वेरिएबल सेपरेबल। तो देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा स्टार्टिंग में होमोजीनियस लगा, होमोजीनियस लगने के बाद उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल भी लग गया। तो जरूरी नहीं है कि अगर होमोजीनियस कर रहे हो तो ओवरऑल होमोजीनियस से ही सॉल्व होगा, दूसरा मेथड भी बीच में लग सकता है। अब एक बात बताओ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2v अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 dv इज इक्वल टू माइनस dx अपाई x। मैंने क्या किया है, x यहां से माइनस कॉमन लेके इसको इधर भेज दिया है, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना आप सबको पता है कैसे सॉल्व करेंगे। क्या करोगे, वी स्क्वायर को क्या लोगे, t ले लोगे। एज्यूम कर लो वी स्क्वायर को t, एज्यूम वी स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो 2v dv इज इक्वल टू dt, ठीक बात है। v स्क्वायर को t लिया तो 2v dv क्या हो गया, dt हो गया। अब ये 2v dv को किससे रिप्लेस कर दोगे, dt से, और इसको किससे, t माइनस 1 से, क्योंकि v स्क्वायर तुमने t लिया है। इधर तो सीधे माइनस लॉग ऑफ मॉड x प्लस c हो जाएगा। 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग x होता है। अब 1 अपॉन t माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, वही हो जाएगा जो 1 बाय x, चाहे 1 बाय x है तो उसका इंटीग्रेशन log x, 1 अपॉन t माइनस 1 है तो उसका इंटीग्रेशन log ऑफ t माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मॉड x प्लस c, ठीक है। अब इसके बाद जो तुमने t जो लिया था उसको वापस से वही रख दो, तो log ऑफ t को तुमने क्या लिया, v स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस log ऑफ मॉड x प्लस c। बट क्वेश्चन में तो तुम्हारा v जैसा कोई टर्म था ही नहीं है, तो तुमने अपने आप से एज्यूम किया है, तो आंसर v में तो छोड़ोगे नहीं। दोबारा से v तुमने क्या एज्यूम किया था, y बाय x, दोबारा से y बाय x लिख दो, तो log y बाय x का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मॉड x प्लस c। तो ये तुम्हारा इसका आंसर हो गया। अब इसको चाहो तो फर्दर ऑल सॉल्व कर सकते हो, इस लॉग को इधर ले आओ, फिर लॉग ए बी बना लो, वो आगे सॉल्व कर लोगे। बट अगर इतने में भी छोड़ दोगे तो तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। तो आगे फर्दर तुम लॉग की चाहो तो प्रॉपर्टीज लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो, सी को तुम लॉग में चेंज कर दो तो सी भी लॉग सी हो जाएगा, ये इधर आएगा तो लॉग ए प्लस बी तुम्हारा लॉग ए बी होता है, ठीक है। फिर लॉग लॉग एंटी लॉग दोनों कट जाएंगे, फिर सिंप्लीफाइड फॉर्म में और लिख के आ जाएगा। बेसिकली अपना काम था कि किस तरह से हम इसको होमोजीनियस से इसको सॉल्यूशन निकालते हैं, तो इसका फाइनल सॉल्यूशन ये है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि होमोजीनियस कैसे पहचानते हैं और होमोजीनियस के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं।
अब लास्ट टॉपिक आता है आज आपके इस यूनिट का, लास्ट टॉपिक है, क्या है वो लास्ट टॉपिक आपका? लीनियर मेथड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा इसके एग्जाम में भी यही आता है, क्योंकि ये लीनियर मेथड आगे चल के भी कई बार यूज़ होता है। कुछ टॉपिक्स और थे जो मैंने आपको बताए थे, जैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, mdx प्लस dy इज इक्वल टू 0 फॉर्म, तो ये सब कुछ है, ये आपके अभी एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, तो ये सब हम नहीं पढ़ेंगे, खाली हमने इतना पढ़ना था। तो लास्ट मेथड हमारा क्या आता है? लीनियर मेथड। तो अब ये जो लीनियर मेथड है, तो अब इसको पहचानना आना चाहिए कि लीनियर मेथड क्या होता है। लीनियर मेथड की जैसे हर की अपनी अपनी पहचान थी। क्या पहचान थी? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ वाई। ये किसकी पहचान है? ये पहचान है तुम्हारी वेरिएबल सेपरेबल की। सारा एफ एक्स एक साथ लिखा हो, एफ ऑफ वाई जी ऑफ वाई एक साथ लिखा हो, तब आप इसको वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व कर सकते हो। दूसरा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई बाई एक्स और एफ ऑफ एक्स बाई वाई, ये आपकी पहचान थी होमोजीनियस की। तो अब हम लीनियर में जाते हैं, तो लीनियर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो लीनियर को हम रिप्रेजेंट करते हैं dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू। ये तुम्हारी पहचान है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। इसको तुम ये भी लिख सकते हो dx बाई डी वाई प्लस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू। दोनों ही सेम चीज नहीं लिखी है, बट ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। ये dy बाई डी एक्स के टर्म्स में रिप्रेजेंटेशन है, ये dx बाई डी वाई के टर्म्स में रिप्रेजेंटेशन है। तो एक बात ध्यान रखो, जब dy बाई डी एक्स लिखोगे तो यहाँ पे y रहेगा, जब dx बाई डी वाई लिखोगे तो यहाँ पे x रहेगा। तो मतलब बात इतनी सी है, अगर तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हुए लिखी हुई तुमको दिख रही है, तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये लीनियर वाला मेथड है। ठीक है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को तुम इस फॉर्म में लिख के रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, तुमको ऐसे लिखा नहीं मिलेगा, उसमें तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अगर इस फॉर्म में बन गया तो ये वाला मेथड लगेगा। इसके कुछ एग्जांपल्स देता हूं मैं। dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स है ये वाला मेथड। अब यहाँ पे p और q क्या है? इस वाले में p क्या है? 1। p क्या होता है? y के साथ लिखा हुआ जो कोफिशिएंट है वो p होता है, तो y के साथ क्या है? 1 है, तो p की वैल्यू 1। q क्या है? राइट हैंड साइड जो कुछ भी लिखा होता है वो q होता है, तो q तुम्हारा क्या है? sin x। ठीक है, तो ये देखो इस फॉर्म में, ये तो बहुत इजी एग्जांपल दिया है मैंने कि तुमको डायरेक्टली वही फॉर्म दे दी, मैंने सिंपल उसी वे में लिख दिया, तुम्हें देख के पता चल गया। अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो इतना आसान नहीं रहेगा, तुम्हें उसको पहले लीनियर में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व करना है। कुछ एग्जांपल और देखते हैं। dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर x, ये भी लीनियर का है। dy बाई डी एक्स प्लस समथिंग ऑफ y इज इक्वल टू समथिंग, यहाँ p की वैल्यू क्या हो गई? 1 बाई एक्स, q की वैल्यू क्या हो गई? e की पावर x। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसमें अब एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या कहते हैं? कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम लिखते कैसे? I डॉट एफ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसको हम IF से डिनोट करते हैं। इसको लिखते क्या है? e की पावर, ये होता है तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e की पावर इंटीग्रेशन p ऑफ dx। ये p वही होता है जो ये p है। ठीक है, दोनों p सेम है, तो इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये निकालना नहीं आएगा, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, क्योंकि पहले इसको निकालोगे तभी ये आगे जाके सॉल्व होगी। तो एक बार फिर से ध्यान दो, e की पावर में इंटीग्रेशन है, ये नीचे नहीं चल रहा है, ये e जो भी काम हो रहा है वो e की पावर में हो रहा है। e की पावर में p ऑफ dx, चाहे ये भी हो सकता है p ऑफ dy, दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, ये dy वाला कौन सा केस हो जाएगा? जब ये
ये वाला केस होगा, और ये कब होगा? जब ये वाला केस होगा। ठीक है, तो अब इसका लास्ट जनरल फॉर्म क्या होता है? y into integrating factor is equal to integration of integrating factor into q dx plus c। ये लास्ट तुम्हारा जनरल फॉर्म है। क्या? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? जो यहाँ पे तुमने निकाला हुआ है, इसलिए मैंने बोला था जब तक तुम ये नहीं निकालोगे यहाँ पे नहीं सब्स्टिट्यूट कर पाओगे। बराबर इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q। यहाँ पे q क्या है? ये q सेम है जो यहाँ पे q है, dx प्लस c। इसको तुम ये भी लिख सकते हो, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dy प्लस c। तो ये वाला फॉर्म रहेगा इसके साथ, ये वाला फॉर्म रहेगा इसके साथ। क्लियर है? तो ये तुम्हारा होता है जनरल आइडिया है, तुम्हारा रफ ग्लैंस है तुम्हारा लीनियर मेथड का, कैसे लीनियर मेथड सॉल्व होता है। जब ये वाला फॉर्म गिवन हो तो ये और ये लगेगा, ये वाला फॉर्म गिवन है, ये और ये लगेगा। क्लियर है? बस इतना करना है। पहला काम इसको इस फॉर्म में चेंज करो, दूसरा काम ये निकालो, ये निकालने के बाद यहाँ पुट कर दो, बस इतना काम है। फिर आगे फिर इसको फर्दर इंटीग्रेट करना रहता है, वो बात अलग है, बट ये लीनियर मेथड इतना ही कहता है, बस इतना करो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके क्वेश्चंस करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तुम्हारा ये है, क्वेश्चन है तुम्हारा dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन तुम्हारा ये है, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये तुम्हारे दो क्वेश्चंस हैं, इसमें हमारा क्लियर हो जाएगा कैसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहली बात पहचान में आना चाहिए, क्या ये लीनियर का क्वेश्चन है? तो पहचान में आने के लिए क्या करना है? देखो यहाँ dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू का फॉर्म दिखना चाहिए। यहाँ तो डायरेक्टली दिख रहा है, डायरेक्टली दिख रहा है। यहाँ सबसे पहले क्या करो, लिख लो p की वैल्यू कितनी है? -1, q की वैल्यू क्या है? cos x। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद मैंने क्या बताया था, अगला स्टेप क्या है इसमें करने का? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू कितनी है? -1 dx e की पावर -x। यही तो हो जाएगा। -1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? -1 ही रहेगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन के आया हमारा e की पावर -x। बस अब जनरल फॉर्म लिख दो। जनरल फॉर्म क्या होता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx प्लस c। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? e की पावर -x बराबर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -x cos x dx प्लस c। अब उसके बाद करना कुछ नहीं है, ये तुम्हारा लिख के आ गया। अब इसके बाद इसमें नॉर्मल इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इंटीग्रेट कैसे करोगे? आपको बाय पार्ट्स सुना होगा आपने, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जब भी कोई दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं तो उसको हम इंटीग्रेट कैसे करते हैं? बाय पार्ट। इस बाय पार्ट में आपने एक रूल सुना होगा जिसको कहते हैं आइलेट। आइलेट या आइलेट का क्या मतलब है? आई मतलब होता है आइडेंटिटी फंक्शन, एल मतलब होता है लॉगरिथम फंक्शन, ए होता है तुम्हारा कोई भी अरिथमेटिक फंक्शन,
t होता है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, e होता है तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो मतलब इस ऑर्डर में हम चूज करते हैं। मतलब हम देखो दो फंक्शन है, यहाँ एक फंक्शन है e की पावर माइनस एक्स, एक फंक्शन है तुम्हारा cos x, ठीक है। तो किसको फर्स्ट फंक्शन माने, किसको सेकंड फंक्शन माने, तो ये डिफाइन करता है आइलेट रूल। तो यहाँ आइडेंटिटी फंक्शन तो नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले है, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक है उसके बाद एक्सपोनेंशियल है ना, इसलिए पहले ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट फंक्शन माना, एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन। उसके बाद क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स dx, और ये फिर पूरे का dx। तो अब ये लिखा हमने, क्या किया है, इसको cos x को फर्स्ट फंक्शन माना था, इसको सेकंड फंक्शन माना था, तो cos x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन लगाओ। अब उस बड़े इंटीग्रेशन के अंदर क्या हो रहा है, जो पहला फंक्शन माना था उसका डिफरेंशिएशन और जो दूसरा फंक्शन था उसका इंटीग्रेशन। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, cos x e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एज इट इज होता है, बताया हुआ है ये बात। तो e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस वन, तो ये माइनस लगा दो यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर घुसो, बड़ा इंटीग्रेशन अभी रहने दो, ये क्या बनेगा, माइनस साइन एक्स, और ये क्या बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये e की पावर माइनस एक्स dx। इतना समझ में आया। अब फिर वही काम करोगे, यहाँ पे फिर तुम आइलेट लगाओगे, ठीक है। और इधर लेफ्ट हैंड साइड क्या चल रहा है, y इंटू ई की पावर माइनस एक्स, फिर यहाँ पे क्या लगेगा, आइलेट लगेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस, अब इसको जरा अलग से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन क्या, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ई की पावर माइनस एक्स dx। फिर से वही काम, पहला फंक्शन मानो दूसरा फंक्शन मानो, इसको मानोगे पहला फंक्शन, इसको मानोगे दूसरा फंक्शन, फिर वही काम करो, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखे रहने दो, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस टाइम्स बड़ा ब्रैकेट लगाओ, बड़ा इंटीग्रेशन लगाओ, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन cos x, और e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटू माइनस प्लस e की पावर माइनस एक्स dx। तो ये तुम्हारा क्या बन के आया, ये टर्म, तो माइनस e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x e की पावर माइनस एक्स dx, ठीक है। अब ये जो इंटीग्रेशन ऑफ cos x e की पावर माइनस एक्स dx है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, सीधे y e की पावर माइनस एक्स। तो इसके आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, आंसर इसका आ जाएगा। तो बेसिकली अपना मेन मोटिव ये था कि ये फंक्शन तुमको दिया हुआ था, उसको पहले रिप्रेजेंट करना इस फॉर्म में, उसके लिए तुमको IF निकालना था। कैसे IF निकालेंगे, IF निकाल लेने के बाद उसको जनरल फॉर्म लिखो, जनरल फॉर्म के बाद तुम्हारा देखो ये, इसके बाद दो फंक्शन प्रोडक्ट में आएंगे ही आएंगे, दो फंक्शन प्रोडक्ट में आएंगे, उसके बाद उसमें कैसे आइलेट रूल लगा के कैसे उसको सॉल्व करते हैं ये मैंने तुमको दिखा दिया है, ठीक है। तो ये एक तुम्हारा पहला एग्जांपल हुआ किसका, लीनियर मेथड का। अगला क्वेश्चन करते हैं।
दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन था x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब पहला काम क्या है, ये पहचानना कि क्या ये लीनियर में लिखा हुआ है। अभी ये एग्जैक्टली लीनियर फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि हमारी लीनियर फॉर्म थी क्या, लीनियर फॉर्म हमारी ये है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। बट यहाँ पे तो मतलब हमेशा dy बाई डी एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। यहाँ पे x है तो इसका कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए क्या करें, थ्रू आउट इक्वेशन को x से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस 2y बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स। कोई दिक्कत है? हमने कुछ नहीं किया है, हमने पूरे इक्वेशन को x से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ 1, यहाँ 2x, यहाँ x। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि हमको dy बाई डी एक्स के साथ वाला जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना था। अब ये तुम्हारा पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ p की वैल्यू कितनी है, 2/x, q की वैल्यू क्या है, x। ठीक है, फिर अपना अगला काम क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ p की पावर x dx। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ p क्या हो जाएगा, 2/x dx। p की वैल्यू क्या थी, 2/x थी, यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, e की 2 कॉमन निकाला, 1/x dx। 1/x का इंटीग्रेशन log x, log x। ठीक है, अब इसको ये भी लिख सकते हैं e की पावर log ऑफ x का स्क्वायर। ठीक बात है। अब e की पावर log की वैल्यू क्या हो जाती है, 1, तो ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, x स्क्वायर। अब इसको बस जनरल फॉर्म में लिख दो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x स्क्वायर बराबर बड़ा इंटीग्रेशन, बड़ा इंटीग्रेशन के अंदर क्या लिखना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वायर इंटू q क्या है तुम्हारा यहाँ पे, x dx प्लस c। तो क्या हो जाएगा, y इंटू एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx प्लस c। तो y इंटू एक्स स्क्वायर बराबर x की पावर 4/4 प्लस c। तो ये तुम्हारा इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के काम इतना ही करना है तुमको, इक्वेशन पहले देखो, उसको समझो कि क्या ये लीनियर के फॉर्म में गिवन है। अगर डायरेक्टली गिवन है शुरू हो जाओ करना, नहीं गिवन है तो उसको पहले करो कन्वर्ट करने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद जनरल सॉल्यूशन में पुट करो आंसर। तो हमारा ये सारे फॉर्म्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारा ये टॉपिक सारा हो गया। हमने ऑर्डर डिग्री पढ़ लिया, हमने फॉर्मेशन ऑफ ओडीई पढ़ लिया, हमने वेरीफाई वाले क्वेश्चंस पढ़ लिए, हमने सॉल्यूशंस ऑफ ओडीई पढ़ लिया। कुछ थोड़े एक आध मिसलेनियस क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस चैप्टर को रैप अप कर देंगे हम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तुम्हारा है, नोट करो, और जिसको आता है उसको वीडियो पॉज करो और खुद से सॉल्व करो इसको। क्वेश्चन क्या है, फॉर्म द differential equation of a family of curve फैमिली ऑफ कर्व नहीं है, कर्व यहाँ पे सर्किल दिया हुआ है, कर्व ब्रैकेट में लिख दो सर्किल। ठीक है, तुमको आपकी कर्व बता दिया उसने खुद ही कि कौन सा कर्व है। सर्किल इन द सेकेंड क्वाड्रेंट and touching the coordinate axis, touching the coordinate axis। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ फैमिली ऑफ कर्व। कर्व यहाँ पे तुम्हारा सर्किल है, इन द सेकेंड क्वाड्रेंट एंड टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब आपका क्या है, ये कौन सा वाला, जो 4 टाइप पढ़े हैं इसमें से कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, ये इस वाले टाइप का क्वेश्चन है। क्यों, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। अब आपको पता है मैंने अब तक आपको सारे क्वेश्चंस वही करवाए डिफरेंशियल इक्वेशंस के जिसमें आपको सॉल्यूशंस गिवन था। अब आप कहो सर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं गिवन है, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन कोई सॉल्यूशन गिवन ही नहीं है, तो मुझसे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करें। तो भैया ये वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम को समझो,
इसको बनाओ फिगर को, फिगर बना के उससे इक्वेशन निकालो। सर्किल की इक्वेशन सबको पता होती है। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जिसको पता है वो ठीक है, जिसको नहीं पता उस बात को समझो। जनरल इक्वेशन, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा ये नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब बात उठती है यहाँ पे a और b क्या है और r क्या है। तो a कॉमा b जो होता है वो सर्किल का सेंटर होता है और r जो होता है वो उस सर्किल का रेडियस होता है। ठीक है, तो कोई भी सर्किल को रिप्रेजेंट करना है, सर्किल की इक्वेशन बनानी है, तो इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे a कॉमा b तुम्हारा सर्किल का सेंटर है, r तुम्हारा सर्किल का रेडियस है। ठीक है, आप क्वेश्चन को पढ़ो बोल। और एक बात और ध्यान रखो, कोई भी तुम्हारा, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ये तुम्हारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है जिसमें ये x होता है, ये माइनस x होता है, ये y होता है, ये माइनस y होता है। अब इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये तुम्हारा होता है पहला क्वाड्रेंट, ये होता है दूसरा क्वाड्रेंट, ये होता है तीसरा क्वाड्रेंट, ये होता है चौथा क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है जिसमें ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, तीसरा है, ये चौथा है। इतना कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कुछ चीज समझ में आ रही होगी तुमको। बोला है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा होगा? ये होगा। अब यहाँ पे कोई भी पॉइंट होने के लिए x की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव की नेगेटिव? अब ये इस क्वाड्रेंट में है तो x की वैल्यू नेगेटिव होगी, y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हो माइनस ए कॉमा बी, मतलब ये x का कोऑर्डिनेट माइनस ए है, y का कोऑर्डिनेट b है। ठीक है, क्वेश्चन में ये तो मैंने अपने आप से नहीं बनाया है, क्वेश्चन में बोला है। क्वेश्चन में बोला है जो सर्किल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब सर्किल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो सर्किल का सेंटर भी तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। तो सर्किल का सेंटर ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में आओ तो तुम्हें पता होता है कि x तुम्हारा नेगेटिव होता है, y तुम्हारा पॉजिटिव है। तो देखो x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो सेंटर अपने आप से मान लो क्वेश्चन में नहीं पता है तुम्हें सेंटर क्या है। फॉर अपना वो इजी करने के लिए कुछ बोला तो है नहीं कि क्या है, हमने इसको इजी करने के लिए क्या कर दिया, हमने इस दोनों को ही a मान लिया। हमने ये एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे जो a है ये दोनों ही सेम है। अगर यहाँ -2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ -4 है तो यहाँ 4 है, जरूरी नहीं है, बट हमने इसको मान लिया। अभी इसको हम प्रूव भी कर देंगे कि ये दोनों सेम क्यों है। एंड टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है? ये और ये। अब भैया मेरे अगर दोनों ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करने के लिए ऑब्वियस सी बात है ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए ना। अगर ये 2 हो गई, ये वैल्यू 6 हो गई, तो जब इसको बनाओगे तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को नहीं टच करेगा। तो दोनों वैल्यू सेम है, ये प्रूफ हो गया क्योंकि उसने आखिरी लाइन बोल दी है कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? -a, a इसका सेंटर हो गया, रेडियस इसका क्या हो गया? a हो जाएगा। अब सर्कल बना दो, ये तुम्हारा सर्कल बन गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में है जिसका सेंटर -a, a है, रेडियस a है। अब इसकी इक्वेशन लिख लोगे। जनरल फॉर्म तो मैंने सर्किल का तुम्हें बताया हुआ है। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? x ऑफ x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। रेडियस क्या है? a ही है, तो a स्क्वायर। तो इसको तुम ये लिख सकते हो x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब तुम्हारे पास तैयार हो गई, जो चीज़ की कमी थी तुम्हारे पास वो चीज़ तुमको मिल चुकी है। ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व करना आपको सबको पता है, मैंने आपको बता रखा है। इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब जो चीज़ आपने खुद से एज्यूम की है या कांस्टेंट है उसका इस क्वेश्चन से लेना देना नहीं है, वो है a।
क्या करना है, ए को एलिमिनेट करो, ए को एलिमिनेट करने के बाद तुम्हारा काम हो जाएगा। कुल मिला के तुमको ये समझ, इसलिए मैंने तुमको ये क्वेश्चन करा है क्योंकि ये थोड़ा हटके है। इसमें आपको सर्किल का भी थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि सर्किल की इक्वेशन कैसे होती है, और सेंटर और रेडियस पता हो तो हम कैसे सर्किल की इक्वेशन फॉर्म करते हैं, हमें ये पता है। अब इसके आगे सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है, इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला को एक्सपैंड किया है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay, डिफरेंशिएट मार दो, 2x प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 2a प्लस 2i dy बाई डी एक्स माइनस 2a y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, 2x का डिफरेंशिएशन 2a, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy बाई डी एक्स, फिर ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2ay का डिफरेंशिएशन माइनस 2a dy बाई डी एक्स, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0। 2 कॉमन है, हटा दो सब में से, तो क्या बचा, x प्लस a प्लस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस a इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सही लिखा है, x प्लस a प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस a इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब a वाले सारे टर्म्स उधर ले जाओ, x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, a इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस a, मैंने सारे a के सारे टर्म्स उधर ले गया। अब इसके बाद क्या करूं, x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से a कॉमन लो, मैं क्या कर रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स को भी y डैश लिख दे रहा हूँ, ठीक है, अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, चाहे आप कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आ गया, a की वैल्यू फाइनली क्या आ गई, a की वैल्यू हो गई x प्लस वाई इंटू वाई डैश अपॉन वाई डैश माइनस 1। वाई डैश मैंने आपको बताया था, वाई डैश को डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं। अब क्या करना है, यहाँ से ये a की वैल्यू उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, और तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था तुम्हारा, किस तरह से इसमें तुम्हारा दो कॉन्सेप्ट का दो नॉलेज चेक की है, एक तुम्हारे सर्किल की, बाकी तुम्हारा फॉर्मेशन की। तो ये तुम्हारा एंड होता है आज का ये टॉपिक, जिसका नाम था डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको एकदम बेसिक से सब कुछ समझे थे, उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें कवर की हैं। अब इसमें n नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, n नंबर ऑफ टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। आपको कॉन्सेप्ट अब क्लियर है तो आप जाके एनसीईआरटी के जो कोई भी क्वेश्चन है उसको लगाओ, सब लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हर टाइप मैंने इसलिए कवर कर दिया है, जिससे आप वहां जाओगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा ये नया क्वेश्चन है, इसके बारे में तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। हर टाइप कवर्ड है एनसीईआरटी का। ठीक है, तो सब समझ में आ गया होगा, तो ये चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं।